हाय फ्रेंड्स, मैं अनिल फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल नेटवर्क का फंडा में। पिछली वीडियोस में मैंने आपको आरआईपी के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको ओएसपीएफ प्रोटोकॉल के बारे में बताने जा रहा हूं। ओएसपीएफ जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है, जिसमें ओएसपीएफ और आईएसआईएस दो प्रोटोकॉल हैं जो आज की डेट में वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने नेटवर्क का फंडा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को क्लिक करें और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओएसपीएफ ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज ओएसपीएफ, कॉस्ट एंड मैट्रिक ऑफ ओएसपीएफ एंड हाउ ओएसपीएफ वर्क्स, ओएसपीएफ कैसे काम करता है, और ओएसपीएफ के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज होती है एरिया, उस एरिया के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले ओएसपीएफ क्या है। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट लिंक स्टेट प्रोटोकॉल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि लिंक स्टेट प्रोटोकॉल मीन्स कोई भी राउटर जब कोई भी रूट को सेलेक्ट करता है तो उस रूट के ऊपर जो लिंक है, जिस लिंक के ऊपर पैकेट को फॉरवर्ड करना है, उस लिंक की स्टेटस क्या है, वो लिंक अप है या डाउन है। तो लिंक की स्टेटस मीन्स लिंक अप है या डाउन है, उस बेसिस पे रूट का सिलेक्शन होता है, इसलिए इसको लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। तो सबसे पहले लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के ओएसपीएफ प्रोटोकॉल को स्टार्ट करने से पहले इस पिक्चर को एक बार ध्यान से देखिए। ये यहाँ पे आरआईपी का एनालॉजी दिखाया गया है। आरआईपी मीन्स किसी भी रूट के लिए ये आपको डिस्टेंस पता है और सिर्फ डायरेक्शन पता होता है, लेकिन ओएसपीएफ के अंदर पूरे रूट की टोपोलॉजी आपके पास होती है, एंटायर नेटवर्क की टोपोलॉजी आपके पास होती है। उस टोपोलॉजी मैप के बेसिस पे कोई भी राउटर शॉर्टेस्ट पाथ डिटरमाइन करता है। लिंक स्टेट राउटिंग के अंदर जो सबसे पॉपुलर प्रोटोकॉल है दैट इज ओएसपीएफ, और ओएसपीएफ का वर्जन 2 1988 में डेवलप किया गया था और ये प्योरली आईपी वर्जन 4 के लिए था। इसका वर्जन 3 1989 में रिलीज हुआ और ये आईपी वर्जन 6 के लिए था किया गया, और उसको यूज करना स्टार्ट किया गया 2008 में। तो सबसे पहले ओएसपीएफ के अंदर जो कॉस्ट या मैट्रिक यूज होती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ओएसपीएफ प्योरली बैंडविड्थ के बेसिस पे रूट को सेलेक्ट करता है। मतलब क्या है कि एक सोर्स राउटर से, मान लेते हैं ये सोर्स राउटर R2 है और वहाँ से पैकेट R3 तक आना है। R2 से R3 तक आने के लिए बहुत सारे पाथ हैं, तो R2 से R3 तक आने के लिए जो मैक्सिमम बैंडविड्थ का पाथ होगा उस पाथ को सेलेक्ट करता है ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर्ड राउटर। लेकिन ओएसपीएफ के अंदर बैंडविड्थ से रिलेटेड एक टर्म होता है कॉस्ट, जिसके बारे में इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। कॉस्ट के बेसिस पे रूट सेलेक्ट करता है। जैसे R2 से R3 तक कॉस्ट, यहाँ पे अभी आप समझ लीजिए कि ये 20 इस लिंक के ऊपर लिखा हुआ, इसकी कॉस्ट 20 है, यहाँ 5 लिखा हुआ तो 5 है, या 2 लिखा हुआ तो 2 है। जो क्यूमुलेटिव कॉस्ट होगी वो होगी 20 + 5 + 2 मीन्स 27। और इसी तरीके से कॉस्ट का कैलकुलेशन होता है। ये कॉस्ट का कैलकुलेशन जिस एल्गोरिथम के बेसिस में होता है उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में कॉस्ट की डिटेल आगे आपको बताएंगे। इस तरीके से ओएसपीएफ का जो मैट्रिक होता है उसको कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट प्योरली बैंडविड्थ का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। जिस रूट के ऊपर कॉस्ट सबसे कम होगी वो रूट बेस्ट रूट सेलेक्ट होगा। ओएसपीएफ को यूज क्यों करते हैं? अभी तक इस राउटिंग सीरीज में मैंने आपको एक प्रोटोकॉल बताया था आरआईपी, और उसके पहले स्टैटिक राउटिंग। ये दूसरा प्रोटोकॉल ओएसपीएफ है। आरआईपी से कंपेयर करेंगे तो ओएसपीएफ क्यों यूज़ करते हैं? ओएसपीएफ के अंदर कन्वर्जेंस बहुत फास्ट होता है। कन्वर्जेंस क्या होता है? कोई भी राउटर जितने भी रूट गैदर करता है उन रूट के बेसिस पे वो अपना राउटिंग टेबल क्रिएट करता है, और उन्हीं राउटिंग टेबल के बेसिस पे वो पैकेट को फॉरवर्ड करता है टुवर्ड डेस्टिनेशन के लिए। तो रूट गैदर करने से लेकर
राउटिंग टेबल क्रिएट करने तक का प्रोसेस कितना फास्ट हो सकता है, उसको कहते हैं कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस क्या है? कन्वर्जेंस है कि रूट गैदर करने से लेकर राउटिंग टेबल प्रिपेयर करने तक, और OSPF में ये बहुत फास्ट होता है और ये लेस देन 1 सेकेंड में पूरा नेटवर्क कन्वर्ज हो जाता है और पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए राउटर्स रेडी हो जाते हैं। OSPF क्लासफुल IP राउटिंग को सपोर्ट करता है। इसके अंदर अनलिमिटेड हॉप काउंट्स होते हैं। जैसे RIP के अंदर हॉप काउंट 15 फिक्स था, लेकिन OSPF के अंदर हॉप काउंट अनलिमिटेड है। कितने भी राउटर्स नेटवर्क के अंदर लगे होंगे OSPF कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। ये OSPF का सबसे बड़ा एडवांटेज है। आइडेंटिकल डेटाबेस होता है इसके अंदर। मतलब क्या कि अगर किसी नेटवर्क के अंदर 1000 ऑफ राउटर्स लगे हुए हैं तो हर राउटर्स के पास बाकी राउटर्स की इंफॉर्मेशन होगी। मीन्स पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी सभी राउटर्स के पास होगी। हर एक राउटर के पास बचे हुए 999 राउटर्स की इंफॉर्मेशन होगी और सभी का जो डेटाबेस होगा वो सिमिलर होगा। इसको आइडेंटिकल डेटाबेस बोलते हैं। ओपन स्टैंडर्ड मीन्स OSPF किसी भी वेंडर से या किसी भी मेक के राउटर्स के ऊपर चलाया जा सकता है। ये वेंडर इंडिपेंडेंट है। ये जूनिपर पे भी चल सकता है, डीलिंग पे भी चल सकता है, जेटी पे भी चल सकता है और सिस्को पे भी चल सकता है। सिक्योर मीन्स इसके अंदर पासवर्ड मीन्स ऑथेंटिकेशन का प्रोसीजर होता है, ऑथेंटिकेशन वगैरह प्रोवाइड किया जा सकता है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा फीचर है जो मल्टीपल एरिया को सपोर्ट करता है। एरिया की डिटेल इसी वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। सबसे पहले इतना जानने के बाद अब हम लोग को जानना है कि OSPF काम कैसे करता है। OSPF के जो काम है वो इन 3 पॉइंट्स के सराउंडिंग्स है। OSPF सबसे पहले कोई भी फंक्शन करने से पहले सबसे पहले अपना एडजेसेंसी डेटाबेस क्रिएट करता है। एडजेसेंसी डेटाबेस ये नॉमेनक्लेचर OSPF के लिए स्पेसिफिक है। OSPF में जैसे बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर जब कोई राउटर अपना नेबर क्रिएट करता है तो उसी नेबर क्रिएशन को OSPF की लैंग्वेज में एडजेसेंसी डेटाबेस कहते हैं। दूसरा जो फंक्शन करता है वो है टोपोलॉजी डेटाबेस। टोपोलॉजी डेटाबेस का मतलब क्या है? ये एक डेटाबेस क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं लिंक स्टेट डेटाबेस, जो OSPF के टर्म में टोपोलॉजी डेटाबेस कहलाता है। तीसरा काम जो है वो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में राउटिंग टेबल क्रिएट करता है। OSPF की नॉमेनक्लेचर में इसको फॉरवर्डिंग डेटाबेस क्रिएशन कहते हैं। OSPF अपनी फंक्शनलिटी इन्हीं 3 डेटाबेसेस के बेसिस पे करता है। फर्स्ट एडजेसेंसी डेटाबेस, सेकंड टोपोलॉजी डेटाबेस एंड थर्ड वन इज द फॉरवर्डिंग डेटाबेस। एडजेसेंसी डेटाबेस क्रिएट करने के लिए OSPF कॉन्फ़िगर्ड राउटर एक पैकेट ट्रांसमिट या रिसीव करते हैं। उन पैकेट्स को कहते हैं हेलो पैकेट्स। टोपोलॉजी डेटाबेस क्रिएट करने के लिए OSPF कॉन्फ़िगर्ड राउटर ये 4 पैकेट सेंड करते हैं। लिंक स्टेट डिस्क्रिप्शन, जिसको DBD बोलते हैं। DBD का मतलब होता है डेटा बेस डिस्क्रिप्शन। LSR मीन्स लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट। LSU लिंक स्टेट अपडेट पैकेट और लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट पैकेट। हेलो पैकेट एडजेसेंसी क्रिएशन के लिए है। लिंक DBD, LSR, LSU और LS एक्नॉलेजमेंट ये टोपोलॉजी डेटाबेस क्रिएशन के लिए होते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 इन पैकेट्स को देखते हैं कि हेलो पैकेट्स में क्या होता है, DBD में क्या होता है, LSR, LSU और LS एक्नॉलेजमेंट में क्या चीज़ें होती हैं। हेलो पैकेट्स जैसे ही किसी राउटर्स के ऊपर OSPF कॉन्फ़िगर किया जाता है और उनके लिंक्स अप होते हैं, लिंक अप होते ही एक हेलो पैकेट सेंड करते हैं। वो हेलो पैकेट कोई भी राउटर जिसके ऊपर OSPF कॉन्फ़िगर्ड है वो अपने सभी नेबर्स को वो हेलो पैकेट सेंड करता है। हेलो पैकेट्स इस तरीके से मल्टीकास्ट किए जाते हैं। मल्टीकास्ट किए जाने का मतलब क्या है कि इसके लिए कोई ना कोई एक IP एड्रेस होगा जिसके ऊपर ये पैकेट सेंड किए जाते हैं। वो IP एड्रेस होता है 224.0.0.5 और
जैसे ही दूसरे को ये हेलो पैकेट मिलता है, ये राउटर्स रिप्लाई करते हैं हेलो R1 आई एम R2। इसने भेजा था हेलो आई एम R1, और दूसरे जो राउटर्स है जो इसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो कहते हैं हेलो R1 आई एम R2। वो अपने अपने हेलो पैकेट्स यहाँ पे भेजते हैं। हेलो पैकेट्स को बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल के कीप अलाइव मैसेज की तरह भी कंसीडर किया जा सकता है। कीप अलाइव मीन्स सभी राउटर्स कुछ टाइम स्पैन पे अपनी लाइफ सर्टिफिकेट दूसरे को देते रहते हैं कि यस आई एम वर्किंग। हेलो पैकेट्स को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें जाननी जरूरी हैं। जैसे ही कोई हेलो पैकेट भेजा जा रहा है, वो बेसिकली क्या है कि वो एडजेसेंसी क्रिएट करने के लिए, मीन्स नेबरशिप क्रिएट करने के लिए वो पैकेट्स भेजे जा रहे हैं। एक सिंपल सा दो राउटर्स को बनाकर मैंने हेलो दिखाने की कोशिश की है कि फर्स्ट राउटर एक हेलो पैकेट यहाँ भेजता है और सेकेंड राउटर एक हेलो पैकेट यहाँ भेजता है। लेकिन इन हेलो पैकेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिनके बेसिस पे ये एडजेसेंसी या नेबरशिप फॉर्म होगी, उसके लिए कुछ चीज़ों का मैच होना दोनों राउटर्स में ज़रूरी है। दोनों राउटर्स OSPF प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर्ड हैं, तो इनके अंदर सबसे पहली चीज़ जो मैच होनी चाहिए वो हेलो और डेड इंटरवल मैच होने चाहिए। हेलो इंटरवल एक 10 सेकेंड का टाइमर होता है। मीन्स इन एवरी 10 सेकेंड हर राउटर दूसरे राउटर को एक हेलो मैसेज भेजेगा। ये हेलो टाइमर इंडिकेट करता है, जो OSPF में बाय डिफ़ॉल्ट 10 सेकेंड होता है। डेड इंटरवल हेलो टाइमर का 4 टाइम्स होता है, मीन्स 40 सेकेंड्स का होता है। डेड इंटरवल का मतलब क्या है कि अगर किसी राउटर के पास से हेलो मैसेज रिसीव नहीं हो रहे हैं तो वो 40 सेकेंड तक वेट करता है हेलो मैसेज को रिसीव होने का, और अगर वो हेलो मैसेज नहीं आता है तो वो उसको नेबरशिप से डिलीट कर देता है और उसको अपना नेबर नहीं बनाता है। दूसरी चीज़, अगर राउटर्स के अंदर पासवर्ड पड़े हुए हैं तो दोनों राउटर्स के अंदर सेम पासवर्ड होने चाहिए। तीसरी चीज़, दोनों ही राउटर्स के वाइल्ड कार्ड मास्क सेम होने चाहिए। वाइल्ड कार्ड मास्क का मतलब क्या, OSPF के अंदर एक स्पेशल टाइप का मास्क यूज होता है क्योंकि ये क्लासलेस IP को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे सबनेट मास्क का वंस कॉम्प्लीमेंट, जिसको वाइल्ड कार्ड मास्क कहते हैं, वो यूज़ होता है। मतलब दो राउटर नेबर तभी बन सकते हैं जब दोनों के नेटवर्क एड्रेस सेम हो। एरिया आईडी का मतलब ये है कि दोनों राउटर्स तभी नेबर बनेंगे जब दोनों की एरिया आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम हो। एरिया एक नंबर है जो 32 बिट का होता है। OSPF के अंदर 2 to power 32 एरियाज क्रिएट किए जा सकते हैं। अगर दोनों राउटर सेम एरिया के अंदर हैं, सब दोनों का एरिया नंबर सेम है, मतलब दोनों का एरिया नंबर 1 है, दोनों का एरिया नंबर 2 है, अगर दोनों का एरिया नंबर सेम है तभी ये हेलो पैकेट एक दूसरे के रिसीव करेंगे और एडजेसेंसी क्रिएट होगी। हेलो पैकेट के लिए जो ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस है जिसके ऊपर वो एड्रेस को भेजना है वो 224.0.0.5 होता है, क्योंकि ये जो राउटर है, इसकी प्रीवियस स्लाइड में हमने आपको दिखाया था कि ये राउटर R1 साइमल्टेनियसली मल्टीपल राउटर्स को हेलो पैकेट सेंड कर रहा है। तो ये हेलो पैकेट सेंड करने के लिए ये राउटर जो एड्रेस यूज करता है वो 224.0.0.5। इसके अलावा जो अगला पैकेट है जो डेटाबेस क्रिएशन के लिए होता है, मीन्स टोपोलॉजी डेटाबेस क्रिएशन के लिए होता है, उसको बोलते हैं डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, सिंपल से ये दो राउटर्स हमने दिखाए हैं। इस राउटर को आप राउटर 1 मानिए, लेफ्ट हैंड साइड वाले को, इसको राउटर 2 मानिए। इस राउटर के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है 1 2 3 5 8 6 और इसके पास इन्फॉर्मेशन है 1 2 3 4 7 8 9। मतलब क्या है, इस एक सिंबॉलिक हमने रिप्रेजेंटेशन दिखाया कि इस राउटर के पास कुछ रूट्स के इंफॉर्मेशन है, वो रूट 1 2 3 5 8 6 है और इसके पास जो रूट अवेलेबल हैं वो रूट ये हैं। अब DBD क्या होता है, DBD एक तरीके से डेटाबेस क्रिएशन करने से पहले कुछ इंडेक्स शेयरिंग के लिए काम किया जाता है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि राउटर 1 राउटर 2 को पूरा बुक सेंड करना चाहता है। पूरे बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस होंगे, तो पूरे पेजेस एक बार में नहीं भेजे जाते या पूरे पेजेस इनिशियली नहीं सेंड किए जाते। सबसे पहले उसका इंडेक्स सेंड किया जाता है और वो इंडेक्स क्या होता है, वो इंडेक्स होता है DBD डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। ये अपना DBD इसको भेजेगा और ये अपना DBD इसको भेजेगा।
तो डीवीडी जब इसके पास दोनों के पास पहुंचेगा, इसका डीवीडी यहाँ पहुंचेगा और इसका डीवीडी यहाँ पहुंचेगा, तो दोनों अपने अपने डीवीडी के साथ उसको मैच करते हैं। मैच करने के बाद पता ये लगता है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल, राउटर 1 ये सोचेगा कि मेरे पास जो लिंक्स या इनके या रूट्स के या एंट्रीज के इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं वो रूट 1, 2, 3, 5, 8 और 6 के हैं, जबकि इसके पास जो रूट अवेलेबल है वो 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 है। मीन्स मेरे पास कुछ मिसिंग है। तो जिन रूट्स की इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी उन रूट्स के लिए राउटर्स एक दूसरा पैकेट जनरेट करेंगे जिसको बोला जाएगा लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। ये राउटर के पास जो इंफॉर्मेशन है वो इसको बताएगा, इस राउटर के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इसको बताएगा, और इसके बाद जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है अपने इन्फॉर्मेशन से कंपेयर करने के बाद उसको पता चलेगा, उसके लिए वो एक पैकेट जनरेट करेंगे जिसको बोला जाएगा लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट। तो इसके पास जो मिसिंग पैकेट्स थे वो 4, 7 एंड 9 मिसिंग थे, और इसके पास जो मिसिंग पैकेट था 5 एंड 6। तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा प्लीज़ प्रोवाइड 5 एंड 6, और ये रिक्वेस्ट भेजेगा प्लीज़ प्रोवाइड 4, 7 एंड 9। इस तरीके से ये एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेजेंगे और ये पैकेट कहलाएंगे लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट, मीन्स LSR। LSR मिलने के बाद अब जो ये इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल नहीं है, मीन्स राउटर 2 के पास जो 5 एंड 6 की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और राउटर 1 के पास 4 एंड 7 एंड 9 की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इनकी डिटेल इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर की जाएंगे। डीवीडी के अंदर सिर्फ इंडेक्स शेयर किया गया था। अब जो अगला पैकेट होगा जिसको लिंक स्टेट अपडेट कहते हैं, LSR मिलने के बाद लिंक स्टेट अपडेट पैकेट चलेगा, और लिंक स्टेट अपडेट के अंदर पूरी एक डिटेल इंफॉर्मेशन जाएगी जिसको बोला जाता है लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, मीन्स LSA। तो LSU के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशंस होंगी? LSUs एक दूसरे को शेयर होंगे, और LSUs के अंदर इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है? LSUs के अंदर जो पूरा पैकेट होगा वो कहलाएगा LSU लिंक स्टेट अपडेट, और उसके अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर होगा, किस फॉर्म में डेटा को रखा गया है, वो कहलाएगा LSA लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। तो उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन होगी? सभी राउटर जो LSU भेज रहे हैं उनका सोर्स नोड या राउटर आईडी। राउटर आईडी क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। राउटर आईडी आप ये अभी मान के चलिए कि ये 32 बिट का डॉटेड डेसिमल नोटेशन होता है। ये आईपी एड्रेस के जैसा ही होता है, लेकिन आईपी एड्रेस नहीं भी हो सकता है। ये राउटर आईडी होते हैं जो LSU के अंदर पहला फील्ड होगा जिसके अंदर हर राउटर अपनी राउटर आईडी को रखेगा। दूसरी चीज़ लिंक आईडी या नेटवर्क आईडी, मीन्स उस राउटर के पास कौन कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी राउटर्स के अंदर जैसे ही आईपी एड्रेस उसके इंटरफेसेस के ऊपर प्रोवाइड कर दिया जाता है, राउटर के ऊपर कोई भी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हो या नहीं हो, वो आईपी एड्रेसेस उसके राउटिंग टेबल में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाते हैं। तो वही नेटवर्क आईडी अगर इनके ऊपर OSPF कॉन्फ़िगर्ड है तो ये जहाँ से भी रूट गैदर किए होंगे वो, और इसके लिंक के ऊपर जो भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर होगा उसका जो नेटवर्क एड्रेस होगा वो दूसरे को शेयर करते हैं। इसके अलावा लिंक की कॉस्ट अभी आगे बताएंगे कॉस्ट क्या होता है। जो पहली स्लाइड में हमने आपको दिखाया था कॉस्ट के बेसिस पे, बैंडविड्थ के बेसिस पे ये बताएंगे कि कॉस्ट क्या क्या अवेलेबल है वो। इसके अलावा दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सीक्वेंस नंबर एंड एज। सीक्वेंस नंबर का मतलब क्या है कि अगर राउटर 1 राउटर 2 के लिए एक बार LSU भेजता है, मीन्स एक LSA डेवलप करता है लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, या आप उसको समझिए कि एक पूरा डेटाबेस सेंड कर रहा है, और फिर उसको एक दूसरा डेटाबेस उसी लिंक के लिए एक दूसरा डेटाबेस अगर जनरेट करना होगा तो उसको एक वो सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करता है, ताकि अगले राउटर को ये पता चल सके कि अगर कहीं से एक ही लिंक के दो इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं तो उसमें से वो किसको रखेगा और किसको डिस्कार्ड करेगा। तो सीक्वेंस नंबर इसलिए जनरेट किए जाते हैं कि जो रिसीविंग राउटर है वो अपने आप को करंट LSU के साथ अपडेट कर सके। जैसे अगर इसने एक राउटर 1 ने एक पैकेट भेजा जिसके ऊपर सीक्वेंस नंबर 1 है,
और उसी लिंक के लिए एक दूसरा, या कभी हो सकता है नेटवर्क डाउन हो गया हो तो उसके उसी लिंक के लिए वो दूसरा एक पैकेट जनरेट करेगा, जिसके लिए वो सीक्वेंस नंबर 2 जनरेट करेगा। ये सीक्वेंस नंबर सीक्वेंशियल होंगे और एक ही लिंक के लिए अगर कोई पैकेट जनरेट हो रहा है तो उसके बाद वो इंक्रीमेंट करते जाएगा। तो अगर नंबर 2 वाला इसको रिसीव होगा सेम लिंक के लिए, तो वो ओल्डर वाले को डिस्कार्ड कर देगा और नए वाले को अपने डेटाबेस में रख लेगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि कभी कभी एक ही लिंक के लिए सीक्वेंस नंबर कहीं कहीं 2 राउटर से भी आ सकते हैं। जैसे ये LSU जनरेट किया, इसके लिए हो सकता है ये राउटर किसी दूसरे राउटर से कनेक्टेड हो और वो राउटर इससे भी कनेक्टेड हो, इसने वो लिंक यहाँ भेजा हो और फिर यहाँ से वही लिंक इसको मिल रहा हो। देन उसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें से कौन सा सीक्वेंस नंबर न्यू है या कौन सा सीक्वेंस नंबर ओरिजिनल है और कौन सा सीक्वेंस नंबर कहीं से फॉरवर्डेड है। तो उसके लिए एक और प्रोविज़न रखा गया है कि जैसे ही कोई लिंक स्टेट अपडेट जनरेट होती है, उसके साथ साथ एक एज जनरेट हो जाती है। एज का मतलब एक मैक्सिमम नंबर जनरेट कर दिया जाता है और जैसे ही वो किसी दूसरे राउटर के पास जाती है, अगर वो राउटर कहीं पे फॉरवर्ड करेगा तो उसको डिक्रीज कर देता है बाई 1। तो रिसीविंग राउटर को अगर 2 जगह से एक ही रूट मिल रहा होगा तो उस केस में वो उसकी एज से पहचान लेता है कि कौन सा जो राउटर है, कौन सा जो पैकेट है वो पुराना है और कौन सा पैकेट नया है, या कौन सा पैकेट ओरिजिनल आया है और कौन सा फॉरवर्डेड आया है। सीक्वेंस नंबर और एज के बेसिस पे वो इसको आइडेंटिफाई कर पाता है। बाद दोनों राउटर एक दूसरे को लिंक स्टेट अपडेट जब भेज देते हैं तो उसके बाद ये मिलने के बाद एक्नॉलेजमेंट सेंड किया जाता है और एक्नॉलेजमेंट मिलते ही जो दूसरा टोपोलॉजी डेटाबेस था वो क्रिएट हो जाता है। टोपोलॉजी डेटाबेस क्रिएट होने के बाद अब फॉरवर्डिंग डेटाबेस क्रिएट होने की बात होती है। तो फॉरवर्डिंग डेटाबेस क्रिएट होने से पहले हम लोग को कॉस्ट समझ लेना है। कॉस्ट क्या होती है? इस नेटवर्क में एक बार देखिए कि एक 5 राउटर यहाँ पे लगाए गए हैं और इस पर हमने कुछ पोर्ट्स को डिफाइन करके रखा कि ये स्टैंडर्ड इथरनेट है या फास्ट इथरनेट है और ये गीगाबिट इथरनेट है। मान लेते हैं इस स्टैंडर्ड इथरनेट वाले राउटर से एक पैकेट जनरेट हो रहा है इस राउटर के लिए, तो ये यहाँ से इस राउटर के पास आएगा। यहाँ से आने के बाद इसके पास 2 रूट अवेलेबल हैं। अब इन 2 रूट के ऊपर इसके ऊपर FE है और इसके ऊपर GE है। GE का मतलब होता है 1000 Mbps मीन्स 1 Gbps और FE का मतलब है 100 Mbps। लेकिन कॉस्ट क्या होता है? अगर यहाँ से पैकेट आएगा, अगर OSPF कॉन्फ़िगर्ड राउटर है तो जो पैकेट है वो इस रूट पे फॉरवर्ड होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बैंडविड्थ अवेलेबल है। लेकिन बैंडविड्थ और कॉस्ट में फ़र्क है। कॉस्ट क्या होती है? जो कॉस्ट मिनिमम होगी उसके ऊपर पैकेट फॉरवर्ड होंगे। मीन्स बैंडविड्थ और कॉस्ट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस लिंक के ऊपर बैंडविड्थ मैक्सिमम होगी उस लिंक के ऊपर कॉस्ट मिनिमम होगी। तो जो कॉस्ट होता है उसका फॉर्मूला है रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय एक्चुअल बैंडविड्थ। मीन्स एक्चुअल बैंडविड्थ मीन्स फास्ट इथरनेट के लिए 100 Mbps, गीगाबिट इथरनेट के लिए 1000 Mbps और स्टैंडर्ड इथरनेट के लिए 10 Mbps। रेफरेंस बैंडविड्थ जो सिस्को राउटर्स के केस में होता है वो 100 Mbps बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो स्टैंडर्ड इथरनेट के लिए जो कॉस्ट होगा वो 100 Mbps जो रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय 10 मीन्स 10 होगा। मीन्स यहाँ पे ये 10 है। इसी तरीके से फास्ट इथरनेट के लिए क्या होगा? 100 बाई 100 मीन्स 1, यहाँ पे कॉस्ट 1 है। और गीगाबिट इथरनेट के लिए कॉस्ट हो जाएगी 0.1। तो 0.1 ऑब्वियस है कि सबसे लेस है तो ये रूट सेलेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जो कॉस्ट होता है वो ऑलवेज इंटीजर वैल्यू होती है। मीन्स 0.1 को राउटर 1 कंसिडर करते हैं। मीन्स अब क्या होगा कि यहाँ पे भी 1 शो होगा और यहाँ पे भी 1 शो होगा, जबकि यहाँ पे गीगाबिट इथरनेट है और यहाँ पे फास्ट इथरनेट है। इस केस में ये राउटर कंफ्यूज हो जाएगा कि इस पे बैंडविड्थ मैक्सिमम है या इस पे बैंडविड्थ मैक्सिमम है। तो इस तरह की केसेस में जहाँ पे जी इंटरफेस या गीगाबिट इंटरफेस अवेलेबल हैं, उन राउटर्स के ऊपर आपको एज ए मैनेजर उसके जो
रेफरेंस बैंडविड्थ है उसको चेंज करके 1000 Mbps कर देना है। उसके लिए आपको कमांड चलाना होगा कॉन्फ़िग मोड में ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ 1000। ये आपको हम आगे की वीडियोस में जब कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें चेंज करके आपको दिखाएंगे भी कि किस तरीके से रेफरेंस बैंडविड्थ को चेंज किया जा सकता है। चेंज करने के बाद यहाँ पे वैल्यू कुछ 1 दिखाई देगी, यहाँ पे 10 दिखाई देगी और यहाँ पे 100 दिखाई देगी। अभी तक हम लोगों ने देखा क्या कि उसका एडजेसेंसी डेटाबेस मीन्स नेबर क्रिएट हो गए थे, टोपोलॉजी डेटाबेस क्रिएट हो गया। टोपोलॉजी डेटाबेस क्रिएट होने के बाद अब राउटिंग या फॉरवर्डिंग डेटाबेस क्रिएट होता है। राउटिंग या फॉरवर्डिंग डेटाबेस क्रिएट होने से पहले एक चीज़ ये समझ लेना है कि जैसे ही लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट कंप्लीट होता है, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट कंप्लीट होते ही सभी राउटर्स के डेटाबेस आइडेंटिकल हो जाते हैं और वो डेटाबेस जहाँ पे स्टोर होता है उसको बोलते हैं लिंक स्टेट डेटाबेस। मीन्स सभी राउटर्स के लिंक स्टेट डेटाबेस आइडेंटिकल हो जाते हैं और लिंक स्टेट डेटाबेस आइडेंटिकल होने के बाद सभी राउटर्स एक एल्गोरिथम रन करते हैं जिसको बोलते हैं डाइजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। डाइजक्स्ट्रा एल्गोरिथम के बेसिस पे सभी राउटर्स एक शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट क्रिएट करते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट क्रिएट करने का मतलब क्या है, इस एग्जांपल में देखिए, मान लेते हैं राउटर R1 को एक पैकेट सेंड करना है R5 के पास, तो उसको बहुत सारे रूट अवेलेबल हैं। ये राउटर R1 को एक पैकेट सेंड करना है R5 के पास, तो उसके लिए एक रास्ता उसके पास क्या है कि या तो वो इधर से ऐसे भेजे या ऐसे भेजे। तो इस तरीके से मान लेते हैं भेजता है तो वो क्या होता है 20 + 10 + 2 32, और अगर इधर से भेजता है तो 5 + 10 + 10 + 2 तो ये हो जाएगा 27। ये हो रहा 32 और ये हो रहा है 27। 27 वाले पाथ के अंदर हॉप काउंट कितना है 1 2 एंड 3। 32 वाले में कितना है 1 2। अब देखिए हॉप काउंट ज़्यादा है यहाँ पे लेकिन कॉस्ट कम है, इसलिए OSPF कॉन्फ़िगर्ड राउटर ये वाला रूट सेलेक्ट करेगा क्योंकि ये रूट फास्टर है। जिस रूट के ऊपर कॉस्ट कम होगी वो लिंक हायर बैंडविड्थ का लिंक होगा, मीन्स उसके ऊपर डेटा की स्पीड ज़्यादा होगी, और डेटा की स्पीड ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि ये रूट सेलेक्ट होगा। इस तरीके से ये राउटर्स अपने फॉरवर्डिंग टेबल्स क्रिएट करेंगे। राउटर R1 को अगर R2 के पास जाना होगा तो डायरेक्ट लिंक 20 पे चला जाएगा क्योंकि बाकी दूसरे रूट से यहाँ तक जाने में कॉस्ट ज़्यादा होगी। R1 को R3 के पास जाना होगा तो कॉस्ट 5 होगा। R1 को R4 के ऊपर जाना होगा, हालांकि ये डायरेक्ट लिंक कनेक्टेड है लेकिन इसके ऊपर 20 कॉस्ट है, और यहाँ से देखिए वाया R3 क्या हो रहा है 5 + 10 मीन्स 15 कॉस्ट में यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो R4 तक जाने के लिए वो वाया R3 को यूज़ करेगा। R5 तक जाने के लिए अभी हम लोगों ने देखा था 5 10 10 और ये 27 यूज़ करके यहाँ तक पहुँचेगा। और इस तरीके से ये अपना फॉरवर्डिंग डेटाबेस क्रिएट करता है, राउटिंग टेबल क्रिएट करेगा। राउटिंग टेबल जो क्रिएट होगी वो सभी राउटर्स अपना अपना शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, और शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम यूज़ करने के बाद अपने अपने पर्सपेक्टिव से एक फॉरवर्डिंग डेटाबेस क्रिएट करेंगे और अपने अपने राउटिंग टेबल में उसको जगह देंगे। इस तरीके से OSPF राउटर्स के राउटिंग टेबल क्रिएट हो जाएंगे। राउटिंग टेबल क्रिएट करने के लिए जो एल्गोरिथम यूज़ किया गया वो एल्गोरिथम होगा डाइजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम को आगे की क्लासेस में हम आपको ज़रूर बताएंगे क्योंकि OSPF एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस OSPF को एटलीस्ट 5 to 6 वीडियोज़ में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, या उससे ज़्यादा भी वीडियोज़ हो सकती हैं। अब आते हैं एरियाज़ के ऊपर। एरिया क्या होता है, इस नेटवर्क को ध्यान से देखिए। इस नेटवर्क के अंदर 13 राउटर मीन्स 13 राउटर्स लगे हुए हैं। अगर ये सभी राउटर्स OSPF कॉन्फ़िगर्ड राउटर हैं देन होगा क्या कि ये जो मैप है इस पूरे नेटवर्क का हर राउटर के पास होगा, सभी राउटर्स के पास आइडेंटिकल डेटाबेस होगा। हो सकता हो इस पूरे नेटवर्क के अंदर कोई एक राउटर ऐसा हो जिसके पास मेमोरी बहुत कम हो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर नहीं कर पाएगा, और उस एक राउटर की वजह से अगर जिसके पास पूरा डेटाबेस अवेलेबल नहीं है उसकी वजह से नेटवर्क अनस्टेबल हो सकता है। तो इस तरीके की
प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, मतलब राउटर के हार्डवेयर को या राउटर के रिसोर्सेस को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए या राउटर के रिसोर्सेस को सेव करने के लिए पूरे OSPF कॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क को मल्टीपल एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है। मल्टीपल एरियाज को डिवाइड करने का मतलब क्या है? कुछ नंबर ऑफ राउटर्स को एक एरिया में डाल देने का मतलब ये है कि ये जो एरिया हमने ग्रीन कलर में दिखाया, इसके अंदर 1 2 3 8 राउटर्स जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन 8 राउटर्स की इंफॉर्मेशन इन 5 राउटर्स के पास नहीं होगी। मीन्स इन 8 राउटर्स का अपना एक नेटवर्क होगा, इनका डेटाबेस आइडेंटिकल होगा, और ये दूसरे एरिया में एरिया 1 में होंगे, इनका एक आइडेंटिकल डेटाबेस होगा। यहाँ के डेटाबेस का इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर नहीं होगा और यहाँ के डेटाबेस का इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर नहीं होगा। इसमें से एक ये राउटर जो है जिसका एक इंटरफेस, कुछ इंटरफेसेस एरिया 0 में है और कुछ इंटरफेसेस एरिया 1 से कनेक्टेड हैं, तो ये जो राउटर है ये राउटर कहलाएगा एरिया बाउंड्री राउटर। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में OSPF के नेवर की स्टेट देखेंगे हम लोग, DR और BDR देखेंगे। DR मीन्स डेजिग्नेटेड राउटर, BDR मीन्स बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, राउटर ID एंड प्रोसेस ID देखेंगे और डाइस्क्रा एल्गोरिथम इसके बाद की वीडियोस में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।